नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आंदोलन या प्रदर्शनों के नेचर की। क्या आंदोलन या प्रदर्शन में भाग लेने वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत विवेक को आंदोलन में जाने के बाद भी जिंदा रखता है, या उसके विवेक को हाईजैक कर लिया जाता है, या वो भीड़ तंत्र का गुलाम हो जाता है और भीड़ तंत्र के अधीन होकर अपने विवेक को खो देता है? आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। हमने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा और सुना भी। गांधी जी ने बार बार आंदोलन में हिस्सा ले रहे श्रमिकों से यह निवेदन किया था कि हिंसा का प्रयोग किसी भी कीमत पे नहीं होगा। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आंदोलन अपने चरम पे था और सफलता की ओर बढ़ रहा था। तभी अनियंत्रित भीड़ ने चोरी चोरा नामक स्थान पर थाने को आग के हवाले कर दिया और पुलिस वालों के साथ मारपीट की। उस हिंसक और उग्र प्रदर्शन को देखते हुए गांधी जी ने सफलता के नजदीक पहुंचने के बाद भी उस आंदोलन को वापस ले लिया। आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत सोच और सामूहिक सोच में क्या अंतर है। व्यक्तिगत सोच और सामूहिक सोच का अंतर दर्शाने के लिए रशिया की एक आर्टिस्ट ने शहर के गणमान्य लोगों को एक हॉल में इकट्ठा किया। उसमें सभी लोग थे, व्यवसायी थे, स्टूडेंट थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, एडवोकेट्स थे, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा नाम कमाए हुए थे। ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके उसने प्रयोग के बारे में बताया। उसने कहा कि 2 बजे से लेकर और 8 बजे तक मैं एक ही स्थान पर और एक ही मुद्रा में खड़ी रहूंगी, और यहां पर कुछ सामान रखा हुआ है, आप उसका प्रयोग मेरे ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि ये हैट रखी है, आप हैट मेरे सिर पे लगा सकते हैं, मेरे बालों में रिबन डाल सकते हैं। इस तरह से उसने 2-4 उदाहरण दिए। और वहां रखे चाकू, हैट, कोड़े इत्यादि इत्यादि काफी सारे सामान रखे थे, उनके उपयोग की खुली छूट दे दी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 बजे से 4 बजे तक कुछ नहीं घटा। फिर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई, दूसरे ने हैट पहना दी, तीसरे ने और श्रृंगार कर दिया, और धीरे धीरे श्रृंगार खत्म होने के बाद वो चीज किस तरह से क्रूरता में बदल गई, यह किसी को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने उसके चेहरे के ऊपर ब्लेड से एक निशान लगाया, खून निकलने लगा। फिर एक व्यक्ति ने कपड़े उतार दिए, एक ने कोड़ा उठाया और उसके शरीर के ऊपर कई कोड़े से वार किए, और तरह तरह के क्रूर और नरसंग प्रयोग उस पर करने लगे। जैसे तैसे कर कर उस युवती ने 8 बजाए। असहाय पीड़ा से गुजरती हुई युवती प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं थी कि उससे आंखें मिला सके। और बाद में सबने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि सामूहिक रूप से कब हम अनियंत्रित हो गए, और एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा हिंसात्मक गतिविधियां करने लगे। उनसे जब पूछा गया क्या व्यक्तिगत रूप में आप अकेले होते तो ऐसा करते, तो जवाब था शायद नहीं। होता भी यही है। भीड़ और समूह, इतिहास गवाह है कि जब उग्र होते हैं तो अपना पराया, लाभ, हानि, धर्म इत्यादि सब भूल जाते हैं, और फिर हिंसा 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 चारों ओर वही नजर आती है। 1947 में का घटनाक्रम इतिहास भूला भी नहीं था कि 84 के अंदर दोबारा घटनाएं दोहरा दी गई। उसके बाद 2002 में और अनेकों आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होते हुए जन संपत्ति
छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं, सब हिंसा की भेंट चढ़ जाती है और किसी को कोई मलाल नहीं रहता। बाद में केवल उनके अवशेष रह जाते हैं, जो पीड़ा और दुख के रूप में कहानियों और अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से लोगों की वेदना को जगाते हैं। जब विवेक जागता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह की एक घटना इतिहास के अंदर 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर रात के अंधेरे में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम डाल दिया गया। लाखों लाखों लोग मर गए। कहते हैं कि तापमान इतना बढ़ गया कि लोगों की आंखें पिघल कर निकल गई। सालों साल लोग विकलांग हुए। इतना ही नहीं, विकलांग बच्चे पैदा हुए। और ये सब करने वाला एक सैनिक जिसने बम गिराया था, वो आराम से जाके अपने घर में सो गया। सवेरे अखबार भरा पड़ा था। इस नरसंहार की वेदना, इसकी गूंज पूरे विश्व में गूंज रही थी। प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि मानवता का इतना बड़ा सामूहिक नरसंहार किसी ने देखा नहीं था। सवेरे जब पत्रकारों ने उस पायलट से पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उसने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि मैंने तो अपने कर्तव्य की पालना की है। एक सैनिक का कर्तव्य होता है अपने कमांडर को ओबे करना, और मैंने जो कमांड मेरे को दी गई थी उसका कार्य किया है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस परिणाम से मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है। पत्रकार सारे इकट्ठे होकर जनरल के पास पहुंचे। जनरल से पूछा तो जनरल्स ने कहा, इसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट ट्रूमैन के इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। जब ट्रूमैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये एक सामूहिक निर्णय था, जनरल्स ने इतने निर्णय लिए थे, लड़ाई वो कर रहे थे, सारी चीजों को वो देख रहे थे, तो मुझे तो उनके निर्णय में शामिल होना ही था। कहने का भाव ये कि व्यक्तिगत रूप से किसी को दुख नहीं पहुंचा। समूह में लिए गए निर्णय मानवता को कत्ल होते, मानवता को रौंदते हुए चले गए, लेकिन किसी को इस बात का अफसोस नहीं। होता भी यही है। हम जब भीड़ के रूप में जुटते हैं तो अनियंत्रित हो जाते हैं। उस वेग के अंदर अपने विवेक को खो देते हैं। सरकारी संपत्ति से लेकर जन धन की हानि कितनी हो जाए उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर, उससे पहले हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन के रूप में भीड़ ने अपना विवेक खोया और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। लोग बाग सोच भी नहीं सकते कि एक गरीब किस तरह से एक ठेला बनाता है, किस तरह से पाई पाई करके पुरखों का व्यापार कोई बंदा चला रहा था, अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन एक तिल्ली उसको आग की भेंट चढ़ा देती है। और उस नुकसान का आकलन हम यूं नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को दोषी मानते ही नहीं। हम हमेशा ये मानते हैं कि भीड़ ने किया है। भीड़ किसकी? भीड़ कौन? क्या विवेक है भीड़ का? भीड़ के अंदर मैंने तो एक ही लाठी मारी थी, लेकिन 100 लोगों की भीड़ ने 100 लाठियां मारी, उस व्यक्ति की तो जान चली गई। और मैं सिर्फ अपने आप को ये कह के क्षमा कर लूं कि मैंने तो केवल एक लाठी मारी थी, या मैं तो केवल हिस्सा था, इस करके मेरी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को आज इस बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रदर्शन किस तरह के होने चाहिए। उस समय ये प्रदर्शन जायज थे जब हम गुलाम थे, लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आम जन को कितना नुकसान हो रहा है, कितना उनको क्षति हो रही है, कितने वो दुखी हो रहे हैं। इस बात से अनभिज्ञ होकर हम केवल अपनी मांग मंगवाने की जिद पर अड़े रहते हैं, और ये जिद एक वैर समाज के अंदर स्थापित करती है। इस तरह के उग्र आंदोलन ने समाज को नफरत के अलावा कभी कुछ नहीं दिया, चाहे वो कहीं भी हो और किसी भी रूप में हो। समाज को बांटने का, विघटन करने का ही काम किया है।
जब हमारे पास लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके हैं तो हम उनसे बाहर क्यों जाते हैं? आज प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति से पूछ के देखो जो नई गाड़ी बेटी के दहेज में देने के लिए लेकर आ रहा है और 10 पत्थर पड़कर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं, नई गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, आग के हवाले कर दी जाती है। जो पूरी जिंदगी साइकिल पर चला और बेटी के दहेज के लिए पाई पाई जोड़कर कार उसने बनाई थी और वो आग की भेंट चढ़ जाती है। उस व्यक्ति से पूछो जिसका बाप, जिसका भाई, जिसकी बहन एम्बुलेंस में खड़े खड़े दम तोड़ देती है। उनसे पूछो जिसका लास्ट चांस हो और नौकरी के इंटरव्यू पे नहीं पहुंच पाया। हजारों लोगों का नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह से करेगा? जिनका नुकसान हुआ वो हमेशा आंदोलन को गलत ठहराएंगे। आंदोलन और प्रदर्शन अपनी जगह सही है, लेकिन उनके तरीके मर्यादित होने चाहिए। उनके तरीके इस तरह से होने चाहिए कि आम जन भी आपके भाई है, ये विचार आपके मन में सतत रहना चाहिए। इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, क्या आंदोलन का हिस्सा बनने पर भी हमारा विवेक हमारे साथ होता है या नहीं? शायद आप मेरी बात पर विचार करेंगे।